In the second part, you can see this is small chhatri here, and this the big residence. देखिए आप इसमें पिलर्स के बीच में कैसे पत्थर भर दिए गए हैं। इसका मतलब पहले डिज़ाइन इसकी अलग रही होगी, फिर बाद में अलग डिज़ाइन बनाई गई। ब्यूटीफुल गेट्स आर देयर। ये देखिए आप कितना सुंदर गेट्स हैं, फूल बनाए हुए हैं कमल के फूल जैसे, और विद द लार्ज पार्ट ऑफ ओपन स्पेस। रिनोवेशन के पिलर्स लगे हुए हैं। सी द ब्यूटीफुल कार्विंग्स डन ऑन द स्टोन्स। स्लैब्स बिखरी हुई हैं, पिलर्स संरक्षण के अभाव में बिखर गए हैं, बिल्डिंग्स क्रम्बल हो रही हैं। मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर का सम्मिश्रण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि बिल्डिंग्स काफ़ी जर्जर हालत में हैं, सो इट इज़ नॉट सेफ टू गो इनसाइड, बट लेट अस एक्सप्लोर। देखिए आप कैसे बिल्डिंग्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स भर भरा कर गिर रही हैं अंदर। बहुत ही खूबसूरत महल रहा होगा उस वक्त, भव्य, ऊपर गुंबद सहित। इसकी भी पूरी गुंबद ये छतें गिर चुकी हैं, और अब ये इतिहास के साक्षी ऐसे ही खड़े हुए हैं। एक भव्य गुंबद वहाँ है। उसी तरह का भव्य गुंबद इस तरफ रहा होगा। जो स्काई लाइन गुंबद बनाता है वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। और यहाँ चिड़ियों की चहचहाट, विभिन्न पक्षियों की चहचहाट आप सुन सकते हैं, और ऊपर एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है। ये देखिए यहाँ पर संभवतः घोड़े बांधने का स्थल रहा होगा ये, जो भी खाली पड़ा हुआ है। सदियों तक इस किले में रिहाइश रही है, 11वीं शताब्दी के बाद से, इसलिए कितना भव्य नज़ारा है। गुंबद ही गुंबद है। 4 गुंबद यहाँ रहे थे, 3 गुंबद नष्ट हो चुके हैं, 2 बाकी सलामत हैं। और ये तालाब संरचना, इसके नीचे पक्का फर्श किया गया है पानी को स्टोर करने के लिए। रिनोवेशन के लिए स्लैब्स आई हुई हैं, बट स्टिल द वर्क इज़ नॉट गोइंग ऑन। कैन सी चमगादड़ों की काफ़ी तीव्र आवाज़ आ रही है। देखिए कबूतर और चमगादड़, सिर्फ दोनों की आवाज़ें, पूरा खंडर हो गया है, एकदम सन्नाटा है, शांति एंड सन्नाटा। ऊपर जाना सेफ नहीं है। ये गुंबद पूरा टूट चुका है, इसकी भी पूरी छतें गिर चुकी है, इसका जीना भी टूट चुका है। और ये जो जगह है भी रिहाइश स्थल रहा होगा, इसकी भी छत पूरी टूट चुकी है। ये वाला इट्स नॉट सेफ टू एंटर हियर, बट एटलीस्ट सी हाउ मच ब्यूटीफुल इज दिस।
ओ यहाँ मधुमक्खी है, सो इट इज़ नॉट सेफ टू बी हियर। काफ़ी छत्ते लगे हुए हैं बाहर, चलिए मिस्टर। मधुमक्खी पीछे पड़ गई, भवानी मॉल, so nobody can save you from them। ये देखिए काफ़ी दीवारें खोदी हुई है यहाँ पर, संभवतः खजाना मिल जाए, जो कि भारत में हर किले की दीवारें खोदी जा चुकी है कि वहाँ पर गड़ा हुआ सोना उनको मिल जाए, पर आज तक किसी को कोई सोना नहीं मिल पाया। See, it's very risky to go anywhere. All the buildings are crumbling. They can fall at any time. So on your risk you can go. इसमें लॉक लगा हुआ है। ये अंदर का कोई और जनाना महल रहा होगा, इसमें पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। Beautiful rice and fort living buildings। और ये पूरा गुंबद अब क्रैक होने लग गया है, कभी भी गिर सकता है ये गुंबद। ये देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। You can hear the sound of bats squabbling। सदियों पुरानी इमारतें आज भी खड़ी हुई है। See the quality of construction in them। Pillars still standing and telling the stories of the history which happened here। जितना किला ऊपर से दिख रहा है, संभवतः नीचे भी कुछ छुपी हुई इमारतें हो सकती हैं। देखिए आप नीचे, किले के नीचे भी इमारतें बनी हुई है जो आँखों से छुपी हुई रहती है। So this is the beautiful landscape scene of the fort। देखिए the imposing domes are here। Let us go back to another part। So let us see the rest of the buildings। हाँ हाँ, अंदर मत जाना, सब टूटा फूटा हुआ, गिर सकता है कभी भी। So I think these are the living quarters for the soldiers and the other members of the ruling clan। So this is it inside this huge complex। Let us see the another buildings। See this good building of Shiv temple। शिवरात्रि पर यहाँ काफ़ी भीड़ आने वाली है। Let us explore the another part। See the balcony of this palace। सिर्फ कुछ ही पत्थर बचे हैं। सो ये है एक यहाँ पर कुंड, ये मोतिया ताल है। संभवतः यह तालाब राज परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा होगा। सीढ़ी युक्त वर्गाकार ये तालाब लगभग 100 फीट लंबा एवं 80 फीट गहरा है। बेमिया मंदिर के निकट स्थित यह मदागन ताल किले का सबसे विशाल तालाब है, जो सदा पानी से भरा रहता था। किले के उत्तरी भाग में एक अन्य विशाल तालाब लंगा ताल था, जो अब सूख चुका है। इन तालाबों के अतिरिक्त यहाँ रानी ताल, कचहरी ताल, डोला डोली अथवा डूरी ताल,
सागर ताल, गोलवाला ताल आदि अनेक ताल मध्ययुगीन जल प्रबंधन व्यवस्था के उत्कृष्ट ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। इन तालाबों में जल का संग्रहण वर्षा तथा प्राकृतिक भूमिगत स्रोत से होता है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से छतों एवं जमीन से वर्षा का जल ढके हुए भूमिगत तालाबों में संग्रहित करने की व्यवस्था भी की गई थी, जो उस काल में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की परिचायक है। किले की बाहरी ओर भी जलापूर्ति के लिए अनेक ताल थे। किले की पहाड़ी और सीता तलई पहाड़ी के मध्य गनहेरा नामक बांध था, जिसके उत्तरी ओर विशाल राम ताल था। वहीं पश्चिमी ओर ढोकला और खाजिया ताल थे। किले के दक्षिणी ओर चोपड़ा ताल है। सो दिस इज द मैप ऑफ दिस मोतिया ताल। सो यू कैन सी दिस मोतिया ताल अब पूरा सूख चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें किले की जल प्रबंधन ड्रेनेज व्यवस्था से पानी आता था और राज परिवार के सदस्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अभी इसमें काई छा गई है। स्टिल यू कैन सी वेरी वेल बिल्ट स्ट्रक्चर। Let us see this another living complex. यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, which is also in ruined state. इसका गेट टूट गया है, कुछ ही पिलर्स बाकी हैं। करीने से काटे गए पत्थरों से एक और महल बनाया गया, जिसके 2 छोटे गुंबद अभी भी साबुत अवस्था में हैं और ये छोटे पत्थरों से बनाई हुई दीवारें गारा बनाने के लिए चक्का, टूटी फूटी अनेक राजाओं के कालों की इमारतें। लेट अस सी द हिस्ट्री। किले की सुरक्षा व्यवस्था। किले के निर्माण के लिए सुरक्षित स्थान का चयन उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया होगा। इस पहाड़ के पश्चिम और बेतवा नदी, उत्तर पूर्व में डाबर नदी, दक्षिण में रिछान नदी और चारों ओर ऊंची पहाड़ियां और घने जंगल सुदृढ़ प्राचीर से घिरे इस किले को अधिक दुर्गम बनाते थे। रायसेन का सुदृढ़ किला समतल सतह से लगभग 150 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किले को लगभग 5 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार से घेर कर निर्मित किया गया है। जिस ओर पहाड़ी ढलवा है वहां किले की दोहरी दीवार बनाई गई है। किले की सुरक्षा तथा शत्रुओं पर तोप से वार करने के लिए दीवार में अनेक बुर्जियां निर्मित की गई थी। किले में प्रवेश के लिए मुख्यतः 3 द्वार हैं: चोपड़ा द्वार, दिल्ली द्वार और गाड़ी द्वार। प्रत्येक द्वार से किले की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। किले के अंदर निर्मित महल आदों को भी घेर कर सुरक्षा प्रदान की जाती थी। सो दिस इज द मैप ऑफ द फोर्ट। ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। इसकी छत ढलवा बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल। रिनोवेशन के लिए तो तोपें। शेरशाह सूरी के समय जब तोपों की कमी हो गई थी तो उसने तांबे के सिक्कों को ढलवा कर तोपें बनाई गई थी। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी विशालकाय तोपें यहाँ पर है। तोपों पर कारीगरी भी की गई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें फूल पत्तियाँ बनाई गई तोप पर। कितनी महीन कारीगरी की गई है तोप पर। उसी तरह इस पे देखिए बैल बूटे और पत्तियाँ ड्रॉ की गई है। तारीख शेरशाह में उल्लेख है कि दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी 4 माह की घेराबंदी के बाद भी जब रायसेन किले को नहीं जीत पाया, तब उसने तांबे के सिक्के आदि को गलवाकर तोपों का निर्माण करवाया और उसके परिणाम स्वरूप वह रायसेन किले को जीतने में सफल हुआ। ये तोप
ढलवा लोहे से निर्मित की गई है। तोप के निर्माण के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का एक सांचा तैयार किया जाता था, जिसे आकार था माप की तोप बनानी होती थी। उसी आकार तथा माप की मोम की परत सांचे पर चढ़ाकर उसे पुनः मिट्टी के लेप से ढक दिया जाता था। जब गर्म पिघली धातु इस साये में एक ओर से डाली जाती, तब परिणामस्वरूप मोम पिघलकर दूसरी ओर छिद्र से बाहर निकल जाती और उसके स्थान पर डाली गई तोप धातु तोप के आकार में ढल जाती। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच these cannons were made, and this is the another palace. जूते जूते अंदर नहीं जाना, जूते पहन के। वर्षा का जल संग्रहण। बारादरी में वर्षा के जल को संग्रहित कर वर्ष भर पुनर्प्रयोग किया जाता था। वर्षा का जल इस भवन की छत से एक नाली के माध्यम से फर्श पर स्थित मोहरी तक गिराया जाता है। यहाँ से पानी एक प्रणाल में से बहते हुए भूमिगत टंकी में एकत्र हो जाता है। स्थानीय लोग इस जल को पवित्र मानकर इसका उपयोग करते थे। सो दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द फोर्ट। यहाँ से अंदर जाता है और फिर इसके अंदर इकट्ठा हो जाता था। यहाँ से जाकर किले के अंदर के जो टैंक बने हुए हैं वहाँ पर ये पानी सुरक्षित और साफ स्वच्छ रहता था। अभी तो पानी में काफ़ी गंदगी डाल दी गई है। और यहाँ पर एक मज़ार है सैयद सलाउद्दीन साहब की, कैंसी, हरी चादर चढ़ाई हुई है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। गुंबद के ऊपर आप देखिए धातु का एक कलश रखा हुआ है। दरगाह, ये पीरजादा शेख सलाहुद्दीन की दरगाह है। सन 1532 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने रायसेन किले पर आक्रमण कर दिया। तब स्थानीय राजा सिलहादी ने किले को विनाश से बचाने के लिए इस्लाम ग्रहण किया और स्वयं का नाम परिवर्तित कर सलाहुद्दीन रखा। राजा सिलहादी को सन 1528 में मांडवी किले में कैद कर लिया गया। तब उनके भाई लक्ष्मण सेन तथा सुल्तान बहादुर शाह के मध्य हुए अनुबंध के तहत राजा सिलहादी को आज़ाद कर दिया गया। किंतु उनके रायसेन वापस लौटने से पूर्व ही ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी दुर्गावती ने लगभग 700 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। बाद में उन्हें पीर मान लिए जाने पर इस दरगाह का निर्माण हुआ। तो ये दुर्गावती की, इतिहास प्रसिद्ध दुर्गावती की कहानी से संबंधित है। राजा सिलहादी, जिन्हें बहादुर शाह के आक्रमण के बाद शेख सलाहुद्दीन अपना नाम ग्रहण किया, उसके बाद उनकी ये मज़ार स्थित है। दिस माइट बी अ मस्जिद। ये मस्जिद है जिसमें ये पूजा के लिए बनाई हुआ है। मक्का की तरफ स्ट्रक्चर हैं, वो रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाए हैं। और ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है जो संभवतः किसी अन्य राजा के काल में बनाया हुआ होगा। See the imposing domes and this beautiful इमारत। इसकी छत एकदम ढलवा है। सो लेट अस सी। ये दीपक घर जैसा कुछ रहा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे निशेस बने हुए हैं जहाँ पर दीपक रखे जाते होंगे। क्या है ये? इत्रदान। अच्छा, हाँ 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 हाँ। यह कक्ष इत्रदान के महल के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः यह कक्ष श्रृंगार कक्ष की तरह प्रयोग किया जाता होगा। इसकी दीवारों पर बने आले इत्र की रंग बिरंगी शीशियों को रखने के लिए प्रयुक्त होते होंगे। इसके अतिरिक्त इस कक्ष को संभवतः मनोरंजन के लिए भी प्रयोग किया जाता था। कक्ष के दोनों ओर की दीवारों में 2 दरवाजे हैं, जिनके मध्य एक एक आला निर्मित है। यदि इनमें से किसी एक आले में कोई व्यक्ति अत्यंत धीमे स्वर में बोले, तब भी आप दूसरे आले में से उसकी ध्वनि स्पष्ट सुन सकते हैं। तो यह है इत्रदान कक्ष। आवाज़ के आवागमन का यह रहस्य इस कक्ष के सटीक स्थापत्य में छुपा है। इन 2 आलों में से किसी एक आले में जब एक व्यक्ति धीमे स्वर में बोलता है, तब ध्वनि की तरंग आले की समतल ठोस दीवार से टकराती है। परिणाम स्वरूप ध्वनि तरंगे विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। इनमें से वे स्वर तरंगे जो कक्ष की छत की ओर परावर्तित हुई, उन्हें छत का वलय आकार अनेक संख्या में स्वर तरंगों को एकत्र कर उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। परिणाम स्वरूप ये ध्वनि पुंज वलयाकार छत के मध्य बिंदु से टकराता है
और वहाँ से समकोण पर परावर्तित हो जाता है। ये परावर्तित ध्वनि दूसरे आले की समतल दीवार के मध्य बिंदु से जा टकराती है और पुनः विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार एक अत्यंत धीमा स्वर भी यहाँ खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देता है, किंतु कक्ष में उपस्थित अन्य व्यक्ति उस ध्वनि को नहीं सुन पाते, क्योंकि दीवारों पर बने अनेक आले ध्वनि अवशोषित कर लेते हैं। ध्वनि तरंगों के वहीं की वहीं परावर्तित होते रहने से ऊर्जा शिथिल हो जाती है। मध्ययुगीन यह कक्ष स्थापत्य कला में ध्वनि विज्ञान के नियमों के सफल प्रयोग का अप्रतिम उदाहरण है। सो दिस इज द इत्रदान कक्ष। एक आले में से दूसरे आले में कैसे व्यक्ति सुन सकता है, ये ध्वनि विज्ञान का विशिष्ट प्रयोग है। नहीं, ये तो एक आले से दूसरे आले में सुनने के लिए नहीं, अंदर से आके वो जो अंदर का आला है ना, एक में बोलोगे ना, हाँ इसमें बोलोगे ना तो इसमें सुनाई देगी। क्या होता है, वहाँ से आवाज़ टकराती है ऊपर से वापस नीचे आती है और फिर टकरा के इसके आले के बीच में जाती है, तो वहाँ से फिर आपके कान में जाती है। नहीं, अंदर आने वाले को, हाँ अंदर से आले, एक आले से दूसरे आले में सुनाई देगा, लेकिन बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगी आवाज़। वो टकरा के ऊपर से टकराएगी और टकरा के वापस आती ना, हाँ उसी स्टाइल से इसको बनाया गया है। वो ध्वनि विज्ञान का। ओके गाइज, विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो। बाय।